हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे पहले देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, सन से जब सनलाइट आती है तो वह अर्थ की सरफेस पे गिरती है। और अर्थ की सरफेस पे गिरती है और फिर से रिफ्लेक्टेड होकर वापस जाती है। लेकिन हम यहाँ एक नई चीज कर रहे हैं कि यदि ये अर्थ सरफेस है और मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा अर्थ पर कुछ स्पेशल टाइप की गैसें यदि इमिट हो जाए, यदि वातावरण में कुछ स्पेशल टाइप की गैसें इमिट हो जाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O है, CFC है, ये गैसें जो हैं यदि वातावरण में मैन मेड एक्टिविटी के द्वारा रिलीज होती हैं तो समझ लीजिए कि ये वातावरण में अभी प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो सिंपल सी बात है, जब लाइट आती है तो अर्थ से फिर से रिफ्लेक्टेड होकर फिर चली जाती हैं। लेकिन यदि ग्रीन हाउस गैसेस उस रीजन में या उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं तो वो गैसें क्या करती हैं, इस रेडिएशन में से या इस वेवलेंथ में से हाई वेवलेंथ की रेडिएशन को फिर से अर्थ की सरफेस के ऊपर फिर से रिफ्लेक्ट करती हैं। क्योंकि उसका कारण ये होता है कि हाई वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती है वो फिर से इन गैसों के कारण, जो गैसें एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, उन गैसों को फिर से रिफ्लेक्टेड नहीं होने देती हैं तथा वह गैसें फिर से अर्थ में आ जाती हैं। और जो लो वेवलेंथ की जो रेडिएशंस हैं वह तो चली जाती हैं, लेकिन हाई वेवलेंथ की रेडिएशन वापस नहीं जा पाती है, इसलिए वो वापस डिफ्लेक्टेड होती हैं अर्थ की सरफेस पर और अर्थ के ऊपर आसपास के रीजन में ही घूमती रहती, क्योंकि ऊपर तो ग्रीन हाउस गैसेस का कवर चढ़ा हुआ है। वो कवर जो है इन गैसों को ऊपर नहीं जाने देता है। इस वजह से इस अर्थ की सरफेस वाले बाहर वाले रीजन के अंदर क्या होगा कि इन हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का अमाउंट बढ़ जाएगा और अर्थ की जो सरफेस है, इन रेडिएशन की वजह से अर्थ की सरफेस के चारों ओर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से समझा रहा हूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जब ग्रीन हाउस गैसेस इमिट की जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेस उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो जाती हैं, तो अर्थ सन से आने वाली रेडिएशंस में से हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को ये गैसें अर्थ से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उनमें से हाई वेवलेंथ की रेडिएशन को फिर से जाने नहीं देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि अर्थ के चारों ओर के एनवायरनमेंट के अंदर हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस का अमाउंट बढ़ जाता है। इस वजह से उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो वहाँ इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशन का फिर से इमिट होना अर्थ की सरफेस पे कहलाता है ग्रीन हाउस फ्लक्स। तो यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आए, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस फ्लक्स एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसों या कह सकते हैं कि रेडिएशन क्या फिर से अर्थ की सरफेस पे आना कहलाएगा ग्रीन हाउस फ्लक्स। और जो गैसें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और अर्थ की टेम्परेचर का कह सकते हैं कि एवरेज टेम्परेचर जो होता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे ज़्यादा हो जाएगा ये 25 से। इस प्रोसेस को हम कहेंगे टेम्परेचर का बढ़ना कहलाएगा ग्लोबल वार्मिंग।
यहाँ इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर कौन सी गैसेज, जो मैंने कुछ तो बता दी हैं, कौन सी गैसेज और रिस्पॉन्सिबल होती हैं। देखिए, गैसों के अंदर बात की जाए तो 4 प्रकार की गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सबसे ज़्यादा 60% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में 20% होती है मीथेन, CH4 मीथेन रिस्पॉन्सिबल होती है। 20 के बाद में 14% जो CFC होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या जो CFC गैसेज होती हैं, वह रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और उसके बाद में 6% नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम कह सकते हैं N2O। इसके अलावा कुछ अमाउंट O3 भी रिस्पॉन्सिबल होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये सारी की सारी गैसें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ग्रीन हाउस जो ये इफेक्ट होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, क्या इफेक्ट होते हैं, वो देखते हैं। देखो इफेक्ट्स, फर्स्ट ऑल इफेक्ट में फर्स्ट रहता है कि इस तरह का जो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से मैंने अभी बता दिया, इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। पहली बात तो ये होगी। आपको पता है कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो जाएगी। तीसरा प्रोसेस, तीसरा क्या इफेक्ट होगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑन कोरल रीफ। कोरल रीफ पर हार्मफुल इफेक्ट होने का क्या कारण होता है, क्योंकि जो सी और ओशियंस होते हैं, उनके अंदर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। इस वजह से कोरल रीफ पर हार्मफुल इफेक्ट होगा, क्योंकि सी और ओशियंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनकी नंबर बढ़ जाएगी। जो नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाएंगे, कह सकते हैं कि जो सारी सीजन्स है, वो सीजन्स भी इम्बैलेंस हो जाएंगे। ये इफेक्ट्स होते हैं ग्रीन हाउस के। और उसके बाद में लास्ट हम पढ़ते हैं कि इसको रोकने के क्या उपाय है, कि इन चीज़ों को या ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को रोकने के लिए हमें क्या करना है, ताकि ग्लोबल वार्मिंग हो या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो। इसके रोकने के लिए कुछ अलग अलग टाइम पर कुछ कन्वेंशंस किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक जो सब्सटेंस है, जो इफेक्टिव होता है सब्सटेंस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उनको रोकने या उनके प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमारे को बताया गया है अलग अलग टाइम पर। तो सबसे पहले जो कन्वेंशन आया था, उसको हम कहते हैं मिनामोटा कन्वेंशन, फर्स्ट। सेकेंड आया था स्टॉकहोम। तीसरा आता है रोटरडैम। चौथा आता है रमसार कन्वेंशन। नेक्स्ट फिफ्थ आता है वियना कन्वेंशन। नेक्स्ट आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉन्ट्रियल के बाद में आता है क्योटो प्रोटोकॉल।
क्योटो प्रोटोकॉल भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योटो के बाद आता है कैटेजिना प्रोटोकॉल, नेगोया प्रोटोकॉल, सेकेंड लास्ट आता है वेन कन्वेंशन, लास्ट आता है बेसल कन्वेंशन। ये अलग अलग टाइम पर करवाए गए थे कन्वेंशन, और इनमें बताया गया कि पर्टिकुलर किस चीज को हमारे को रोकना है। देखिए ये कन्वेंशन 2013 में हुआ है, यह 2001 में हुआ है, ये 1995 में हुआ है, रमसार वाला 1961 में हुआ है, मॉन्ट्रियल वाला 1979 में हुआ है, उसके बाद में लास्ट के एक 1979 में हुआ है, एक 1989 में हुआ है। तो सबसे पहले किस कन्वेंशन के अंदर क्या बताया गया है उसको देखते हैं। तो देखिए मिनामाटा जो कन्वेंशन है वो मरकरी के प्रोडक्शन को रोकने के लिए बताया गया है। मरकरी के HG जिसको कहते हैं उसको रोकने के लिए बताया गया है। उसके बाद में ये वाला जो है ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के प्रोडक्शन को कम करने के लिए बताया गया है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनके प्रोडक्शन को कम करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था 2001 में। उसके बाद में हजार्डस केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स आते हैं, उनको प्रोडक्शन को कम करने के लिए या कम यूज करने के लिए ये कन्वेंशन आया था। उसके बाद में आता है चौथा रमसार। आपको नाम में छिपा रमसार जो होते हैं वो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड था, वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। वीना कन्वेंशन जो है, वीना कन्वेंशन ओजोन लेयर के लिए आया है कि ओजोन लेयर को नष्ट होने से बचाने से रिलेटेड वीना कन्वेंशन है। उसके बाद में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ODS जिनको कहा जाता है, ओजोन क्षरण के जो कारक होते हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर नष्ट होती है, उनके प्रोडक्शन को कम करने के लिए या उनके यूज को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। उसके बाद में ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन के रिलेटेड या उसके इमिशन को रोकने से रिलेटेड जो कन्वेंशन आया है उसको हम या कह सकते हैं प्रोटोकॉल आया, उसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो कैटेजिना वो बायोसेफ्टी के लिए आया है। कैटेजिना के बाद में नेगोया बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए आया है, बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना। सेकेंड लास्ट बेन और बेसल कन्वेंशन जो है, बेन कन्वेंशन क्या है, जो माइग्रेटरी स्पीसीज है, माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। कोई भी स्पीसीज माइग्रेटरी है तो उसके कंजर्वेशन के रिलेटेड जो भी वर्क किए जाते हैं उनको बढ़ाने से रिलेटेड ये कन्वेंशन था। और बेसल कन्वेंशन जो 1989 में था वो सेम इसी तरह से था कि हाजार्डस केमिकल उनके यूज को या उनके यूज को रोकने से संबंधित था ये कन्वेंशन, हाजार्डस केमिकल से रिलेटेड।
तो इस तरह से ये अलग अलग टाइम पर कन्वेंशन आए थे, हर कंट्री को इस पर वर्क करने के लिए कहा गया था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है कि जो सीजन्स हैं वो सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उनके इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी ह्यूमिडिटी जो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर वाटर लेवल गिरने की वजह से, और टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं प्लांट पे, जैसे प्लांट में क्लोरोसिस होता है, नेक्रोसिस होता है। इस कारण से क्या होता है, प्लांट प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, और उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो और बढ़ने की वजह से क्या होता है, और ज़्यादा वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हाई वेवलेंथ की रेडिएशन उस अर्थ के सरफेस की चारों ओर घूमती रहती हैं जो ऊपर नहीं जा पाती है। थैंक यू।